देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। जैसे आप सब जानते हैं कि आज रविवार है और हम भी जानते हैं कि आप सबको इंतजार रहता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम का, आपके रूबरू का। तो आपके रूबरू में आज हमारे साथ है एक एनजीओ से जुड़े हुए जो शख्स हैं, वो है जितेंद्र वर्मा। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका रूबरू में बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, मैं आपसे सबसे पहले यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि आप इतने एजुकेटेड हैं, आप पहले हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, आपने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस क्यों छोड़ी और एनजीओ से क्यों जुड़े, और आपके एनजीओ का नाम क्या है? हमारी संस्था का नाम है सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जब मैं कॉलेज में था तभी से ही अलग अलग तरह की सामाजिक कार्यक्रमों में मेरा जुड़ाव रहता था जी। जैसे एक बार मुझे याद है कि मैं जब बीएससी सेकेंड ईयर में सुंदरनगर में पढ़ता था तो एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा, तो मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया। तो मुझे खुद को बड़ा अच्छा महसूस हुआ। हालांकि घर में मुझे बहुत डांट पड़ी कि तुम खून दे के आ गए, तुम्हें चक्कर आएंगे, ये होगा। फिर धीरे धीरे वैसे ही उसी काम में आगे बढ़ते गए। फिर कॉलेज में प्लांटेशन एक्टिविटीज़, उसमें जुड़ना हुआ। फिर मैं एनएसएस में उपाध्यक्ष रहा कॉलेज में। तो इस तरह से सामाजिक क्षेत्र में मेरा आना हुआ। और जब विश्वविद्यालय में हम पहुँचे अपनी MBA के लिए और लॉ करने के लिए, तो उस दौरान भी हमेशा ही इस तरह की गतिविधियों में जुड़े रहते थे। तो एक कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में तो जुड़ाव हो गया था और एक मन में बड़ी इच्छा थी कि जब कभी लाइफ में मौका मिलेगा तो कुछ इस क्षेत्र में काम करना है समाज के लिए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि पैसे कमाए और कुछ चीज़ें अपने लिए खड़ी करी। तो फिर लेकिन उस वक्त कोई ऐसा साधन भी नहीं था और ऐसा मालूम भी नहीं था कि संस्थाएं बनाई कैसे जाती हैं। तो फिर जब हम हाई कोर्ट में पहले ये प्रायोरिटी थी कि एक अपना करियर बनाया जाए, तो इसलिए लॉ करने के बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करी। लेकिन 3-4 साल जब प्रैक्टिस करी तो उस दौरान ऐसा अनुभव रहे कि क्या जीवन मेरा ऐसा ही निकलेगा सारा, कि सुबह आप उठोगे, कोर्ट जाओगे, फाइलें उठाकर केस का वेट करोगे, केस की बारी नहीं आएगी, शाम को क्लाइंट को झूठ बोलना है। तो मुझे ये जीवन अपने लिए जो है सही नहीं लगा। मेरा जीवन ऐसे चले, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था जी। तो इस चीज़ को बदलने के लिए फिर हम कुछ दोस्तों ने मिलकर जो है संस्था खड़ी करी 2008 में। तो ये स्टेट लेवल का एनजीओ है जो हमने शिमला में रजिस्टर करवाया है और हमारा ऑफिस सुंदरनगर में है इसका। एक इंसान होता है, वो सोचता है कि यार हमारा फ्यूचर है, ये है, लेकिन आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बावजूद इस लाइन में आए, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि मैं जब एक अपने 60-65 साल की उम्र में पीछे देखूं तो मैं ये देखूं कि मेरे जो जीवन 30-35 साल मैंने समाज में बिताया उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। आप कितने साल के हैं? अभी मैं 37 साल का हूँ। तो इतनी कम उम्र में क्या उद्देश्य को लेकर आए आप? ऐसा कोई बड़ा क्लियर है, लेकिन ये था कि कुछ अलग करना है समाज में। जो मेरा जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मैंने एक नौकरी करी, 2 बच्चे पैदा करे, एक मकान बनाया, एक गाड़ी खरीद ली और 60 साल की उम्र में पीछे देखूं तो इसके अलावा मेरा एक जब हमें इंसान का एक जीवन मिला है तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने लिए ही सब कुछ करूँ। ठीक, अपने लिए तो हो जाता है, वो मिल जाते हैं, साधन आ जाते हैं, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अपने आप बन जाता है सिस्टम हर चीज़ का। लेकिन एक बात है कि आपका जो काम हो वो औरों को भी प्रेरणा दे, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो जो जिसके मन में जो समाज में करने के लिए कुछ इच्छाएं हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार हो जाए। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि आपके एनजीओ ने अब तक कैसे कैसे कार्य किए और कहाँ कहाँ किस तरह के कार्य? काफ़ी अलग अलग तरह के कार्यक्रम रहे हैं और प्रदेश भर में हमने काम किया है। जैसे क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने काफ़ी काम किया है। क्लाइमेट चेंज में भी हम जो अल गोर नोबेल पीस प्राइज विनर है उनके साथ हमारा ट्रेनिंग भी अभी फरवरी में हुआ था। तो उनके क्लाइमेट लीडर हूँ मैं। अभी हम स्कूलों में और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं इसको लेकर। और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने पूरे प्रदेश भर में कुछ स्टेट गवर्नमेंट की स्टडीज़ करी हैं। तो जो अभी उसकी रिपोर्ट्स बन रही हैं उसके आधार पर ही सरकार की पॉलिसीज़ कल को बनने वाली हैं। इसके अलावा हाउसिंग के ऊपर हमारा काम है, रूरल हाउसिंग के ऊपर। IIT दिल्ली के साथ अभी हमने एक प्रोजेक्ट खत्म करा है अपना। तो उसमें हमारी जो ट्रेडिशनल जो हाउसिंग है जो कितना सस्टेनेबल है उसका डॉक्यूमेंटेशन करा है। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर पे हमारा काम रहा है। क्लिक अब्रॉड एक संस्था है USA की, उनके साथ हमने फोटोग्राफी वर्कशॉप्स करी हैं चंबा में और परागपुर में। उसका उद्देश्य है कैमरे के माध्यम से कैसे युवाओं में एक अपने संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए एक जागृति पैदा की जाए, एक वो, और दूसरा कि वो जो फोटो खींचते हैं उसके माध्यम से एक हमारा जो संस्कृति है वो दुनिया के सामने आती है जी। तो इसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी हमारा बना था 1.5 घंटे का एक उस वर्कशॉप का। तो ये काम चलते हैं। और हाल ही में आपने भी संस्कृति की बात की, क्या आपको लगता है कि आज जो युवा है हमारा और आने वाली पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति को संजो कर रखे? क्योंकि उन्हें तो संस्कृति के बारे में ज्ञान ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है।
देखिए ये बात आपकी सही है कि एक चैलेंज एक पैदा हो गया है कि संस्कृति हमारी बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, लेकिन इसके लिए सिर्फ युवाओं को जिम्मेदार ठहराना वो भी सही नहीं होगा। जो हमारे समाज में जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पिछले 20-25 साल में आ रहे हैं, खासकर बहुत तेजी से हो रहे हैं। अब सब लोग जो है गाँव को छोड़कर शहर की तरफ आ रहे हैं। आप परिवार में नहीं रहते, छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हो, तो हम ये इसमें हमारी भी कमी हमारी पीढ़ी की कि हम अगली पीढ़ी को उस संस्कृति को आगे नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, और लोगों में बहुत एक होता है अपने लिए एक क्रेज होता है अपनी संस्कृति के लिए। और मैं बहुत बार देखता हूँ कि जैसे अब, लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि हमें उसको एक नए परिप्रेक्ष्य में रखना पड़ेगा अगले समाज में। जैसे हम देखें मोहित चौहान का म्यूजिक देखें, पहाड़ी संगीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि उनके लिए करियर भी है और उसको बिल्कुल पहाड़ी गाने गाकर वो दुनिया के सामने वाहवाही भी लूट रहे हैं, उनका करियर है, उसमें प्रोफेशन बन गया है। तो हमें अपने आप को रिफ्रेम भी करना पड़ेगा अपनी संस्कृति को। संस्कृति होती क्या है? हमारा रहन सहन और आपस में मेलजोल का तरीका, उसी का वो परिचायक होता है। लेकिन जब वो सब चीजें बदल रही हैं तो कुछ बदलाव तो आएंगे ही आएंगे उसमें, संस्कृति में। लेकिन हमें देखना है कि संस्कृति के साथ साथ हम आगे भी बढ़े, संस्कृति को भी साथ लेकर चले। आपकी संस्था के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा? हाँ अवश्य, ये क्योंकि इसे कहते हैं ना, जैसे मेरे साइकोलॉजी में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो उनको बिहेवियरल चेंज कहते हैं कि समाज में बिहेवियरल चेंज आ रहा है कि जिस तरीके से हम काम आज से 25-30 साल पहले करते थे वो नहीं करते हैं। मैं अपने बचपन की बात करूं तो हम खाना खाने कहीं जाते थे, धाम पे मुझे बुलावा आता था तो हम 5-7-8 किलोमीटर तक पैदल चल के जाते थे। आप आज किसी को बोले 8 किलोमीटर पैदल चलना तो कोई आपके साथ जाएगा नहीं वहाँ पे। तो वो बदलाव आ रहे हैं, उसको हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हमें उस बदलाव के साथ चलते हुए कैसे लोगों को उसके साथ संस्कृति के साथ जोड़ के रखें, उस चीज़ पे हमें अपने नए कार्यक्रम बनाने होंगे, कैसे उसमें लोगों को जोड़े, उस चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा विचार करना होगा। जो आपकी संस्था है, आपका जो NGO है, वो प्रदेश स्तर पर ही कार्य करता है या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी? देखिए बाहर बहुत सारी मेन काम तो हमारा प्रदेश में ही है, लेकिन कुछ कार्यक्रम हमारे बाहर भी आयोजित होते हैं या बाहर की संस्थाओं के साथ भी हमारा काम चलता है। तो जैसे दिल्ली में हमने पीछे हाल ही में परम पावन दलाई लामा जी का कार्यक्रम करा था, एक बेंगलोर की संस्था के साथ, एक उसमें पार्टनर थी और कुछ और भी संस्थाएं थी। तो बाहर भी काम चलता है, लेकिन हमारा मेन फोकस हिमाचल में ही है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं हिमाचल में पला बड़ा हूँ, मुझे यहाँ के क्षेत्र की, यहाँ के समाज की समझ ज़्यादा अच्छी है। तो मैं ज़्यादा अच्छा योगदान तब दे पाऊंगा जब मैं जहाँ जिस समाज से मैं हूँ वहाँ पे मैं जब काम करूँगा, बजाय मैं बाहर जाने के। हमने सुना है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी उपलब्धियाँ रही हैं, आपको प्राइज वगैरह भी मिले हैं, तो थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। जी, हमारा एक कार्यक्रम चलता है युवाओं के लिए, एक लीड के नाम से, लीडरशिप इन एजुकेशन फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट। तो उसका उद्देश्य है कि हम कैसे नई पीढ़ी को समाज में इस ढंग से जोड़ें कि उनका भी स्किल डेवलपमेंट हो, उनका भी, और समाज को भी कुछ फायदा हो। तो श्री अरबिंदो सोसाइटी पौंडीचेरी जो है, उन्होंने एक प्रपोजल मांगे थे संस्थाओं से कि अपने प्रोजेक्ट्स हमें दीजिए देश भर से। तो लगभग 850 NGOs ने उसमें अप्लाई करा था। तो उसमें हमारी संस्था को भी जो है पूरे देश भर में रिकॉग्नाइज किया गया था हमारे प्रोजेक्ट को, और हमें 15 लाख का ग्रांट मिला था उसको लेकर। तो वो कार्यक्रम अभी चल रहा है हमारा श्री अरबिंदो सोसाइटी पौंडीचेरी के साथ, और उसकी फंडिंग जो है कंप्यूटर कंपनी HP वो कर रही है। तो वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, और उसमें आपको प्राइज भी मिले थे 15 लाख के करीब। जी, वो ग्रांट मिला था हमें प्रोजेक्ट के लिए जी, वो था। और इसके अलावा किस तरह का प्रोजेक्ट है, मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी। देखिए वो प्रोजेक्ट है कि जो हमारा वो उसमें उस प्रोजेक्ट में हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। जो मेरा अपना अनुभव रहा है शिक्षा से जुड़ा हुआ, तो जो मेरी ये समझ थी कि जो जिस तरीके से हम लोग छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि वो उनकी पर्सनैलिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट का पूरा विकास नहीं कर पा रही है जी। तो उसमें कुछ अलग करने की आवश्यकता है। तो इसमें क्या है कि डूइंग बाय लर्निंग बाय एक्शन के ऊपर हम फोकस रहता है। जैसे पिछले वर्ष जो हमारा पिछला बीता वर्ष था, इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर के 8 ग्रुप्स ने हमारे साथ काम करा, लगभग 80 छात्रों ने। तो उनको अलग अलग कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को उन्होंने काम करा। जैसे एक ग्रुप ने काम किया जो हमारे सब्जी के रेडी वाले होते हैं, कैसे इस रेडी को बेहतर डिज़ाइन किया जाए जी। तो उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। अभी एक डिज़ाइन उन्होंने बनाया, अभी वो काम चल रहा है। एक दूसरे ग्रुप ने काम करा जो हमारी पुली बनती है, झूला पुल होता है नदी क्रॉस करने के लिए, उसकी सेफ्टी कैसे बेहतर की जाए। तो इस तरह के उसमें प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं कि यानी आप लोग करते रहते हैं कार्य इस तरह की करते रहते हैं। जितेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार चल रखते हैं।